नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। अपराध की घटनाएं हो रही हैं, चाहे इसमें आप केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट देख लीजिए, राज्य के पुलिस मुख्यालयों की रिपोर्ट देख लीजिए, ग्राफ तो बढ़ रहा है, ये मानना होगा। जब अपराध बढ़ रहा है तो चिंता बढ़ रही है। चिंता किसकी बढ़ रही है ये भी जानिए। मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार, उनकी चिंता बढ़ रही है। इसलिए उन्होंने जरूरी समझा कि एक समीक्षा बैठक होनी चाहिए और जिले के तमाम एसपी और तमाम बड़े अधिकारियों के साथ उन्होंने 1.5 घंटे तक बैठक की और 1.5 घंटे की समीक्षा बैठक में हर एक पहलू पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोकस किया, हर एक सवाल का जवाब लेना चाहा। और यही नहीं, पुलिस मुख्यालय ने उन सभी आंकड़ों को सीएम के सामने पारदर्शी तरीके से लाकर उनकी मेज के सामने रखा कि देखिए किन किन अपराधों की में बढ़ोतरी हुई है, उनकी संख्या क्या है और कैसे हमने काम किया, उसमें कैसे गिरावट दर्ज की गई। ये सारी बातें मुख्यमंत्री के प्लेटफॉर्म पर दे दी गई। अब सवाल यह है कि सीएम नीतीश कुमार इस समीक्षा बैठक के बाद क्या करने वाले हैं। क्या अपराधी मुख्यमंत्री की इस पहल के बाद आधी अपनी शक्ति खो देंगे, डर जाएंगे, अपराध में जो इजाफा देखा जा रहा है उसमें कमी आ जाएगी? इन सभी पहलुओं पर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। आखिर क्या टास्क दिया गया, क्या हुआ है इस बैठक के दौरान। आज की बैठक में एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ, प्रेम रंजन पटेल प्रवक्ता बीजेपी से, हिमराज राम प्रवक्ता जेडीयू से, स्नेहाशीष वर्धन प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। और हर बार की तरह पक्ष को सुनने से पहले विपक्ष की सुनी जाए कि विपक्ष इस पूरे समीक्षा बैठक को कैसे देख रहा है। हमारे साथ स्नेहाशीष वर्धन है प्रवक्ता कांग्रेस से। स्नेहाशीष, अपनी बात आप रखें। अपराध के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आखिरी प्रहार है, समीक्षा बैठक को उसी दृष्टि से देखा जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में अभी अपराधियों की स्थिति ये हो गई है कि वो बेलगाम हो चुके हैं। और बेलगाम किस लिए हुए हैं? क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जी अधिकारियों को बेलगाम छोड़ दिए हैं और बेलगाम छोड़े हैं, उसका खामियाजा उनको भुगतने को ये मिल रहा है कि उनके ही सरकार पे आज सवाल उठ रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से क्राइम बढ़ी है, केवल हत्याओं को ही ना देखा जाए, आर्थिक अपराध और साइबर अपराध की भी श्रेणी जो टॉप 10 में आने लगा है बिहार, ये समझने वाली बात है कि बिहार में अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेरने का काम नहीं कर पा रहे हैं नीतीश कुमार जी। कल हमारी कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक के तमाम साथियों के साथ हम लोग पूरे बिहार में जन आक्रोश मार्च निकालने वाले हैं और ये बिहार में बढ़ते अपराध की स्थिति पर जो राज्य सरकार की शिथिलता है उसके खिलाफ होगी। जी बिल्कुल, लेकिन शिथिलता पर आप लोग जो कुछ भी करने वाले हैं उसमें यह देखा गया है कि जो विपक्ष का एक्शन होता है किसी घटना के बाद, आप लोग बहुत ठहर कर एक्शन लेते हैं और यहां पर सत्ता पक्ष को मौका मिलता है कि कोई भी घटना होती है, आप एक शब्द लिखने में भी बहुत देर करते हैं। ऐसी स्थिति में एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं। क्या इस प्रहार को, इस समीक्षा बैठक को एक प्रहार के तौर पर आप देख रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए एजाज साहब, आप कह तो रहे हैं लेकिन सुन नहीं पा रहे हैं हम। हो रहा है कि फिर हम बातचीत जारी रखें क्योंकि आपको तो मौका देंगे ही। हेलो, हाँ चलिए अब शुरू हो जाइए। देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो समीक्षा बैठक की गई उसमें एक कड़ी और जुड़ गया और समीक्षा के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक में थे। दोनों सुपर डिप्टी सीएम कहां थे? ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक जो 43 पार्टी के सरकार के मुखिया तो थे, लेकिन जो 73-74 पार्टी एमएलए के जो डिप्टी सुपर सीएम जो हैं वो लोग कहां थे, ये तो बताने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये बड़बोले लोग बड़बोलापन में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसके कारण जो अधिकारियों पदाधिकारियों का मनोबल गिरा है और कहीं ना कहीं जो सरकार के साख पर दांव लगा है और सरकार का इकबाल समाप्त हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का बड़ी भूमिका है। अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती रही है, माहौल को बिगाड़ना, माहौल को संभालने की स्थिति में कभी भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है। और आप देखे होंगे जब भी इस तरह के बैठकें होती हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता गायब रहते हैं। आखिर क्या कारण है?
क्या वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक हो? क्या वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में सरकार का इकबाल पुनः स्थापित हो? क्या वो नहीं चाहते हैं कि अपराध अपराधियों पर कोई लगाम की दिशा में सरकार के स्तर से कार्रवाई हो? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दूरी बनाया, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी नहीं, ठीक है, बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम इस मीटिंग में नहीं थे, विभाग किसके पास है? कल और परसों की डिबेट जब हो रही थी तो आप लोग नीतीश कुमार को ढूंढ रहे थे, एक बार भी आपने सम्राट चौधरी या फिर किसी और का नाम नहीं लिया, विजय सिन्हा का नाम नहीं लिया। नहीं, आज जब मीटिंग हुई, हम ये सवाल आपसे करना चाह रहे हैं कि आज की समीक्षा बैठक को आप पॉजिटिव मान रहे हैं कि समीक्षा बैठक से कुछ हल निकलेगा? क्योंकि जब शराबबंदी थी, शराबबंदी है, उसमें भी जब शराबों पर जब समीक्षा की गई, कई बैठकें हुई, तो हर बार आप लोग कह रहे थे, शाम तक आप लोग इंतजार करते थे, लेकिन इस बार जो समीक्षा बैठक हुई है, आप लोगों को पॉजिटिव साइन लग रहा होगा ना? थोड़ा तो कहिए कि हाँ कुछ पॉजिटिव। देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पॉजिटिव साइन तब नहीं लगता जब सरकार के अंदर एकरूपता नजर आती है। सरकार के अंदर ये स्पष्ट रूप से दिखता कि जो गठबंधन के दल हैं। नहीं तो आप हमें ये बताइए ना, परसेप्शन क्रिएट अगर करना है तो ठीक है, खुला मंच है भाई, आप करिए, लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर किसी विषय पर फोकस करके अगर मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों के साथ बैठ रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, तो इसे तो एक पॉजिटिव साइन लीजिए ना। कौन बैठा नहीं बैठा, विवेक जी, रिजल्ट देखिए ना क्या है। विवेक जी, पॉजिटिव साइन तभी न नजर आता जब इस समीक्षा बैठक में सभी दल के नेता शामिल रहते हैं, और खास तौर से जो सरकार के अंदर के लोग हैं, सरकार के अंदर के जो एलाइंस पार्टनर है, जो बड़ी भूमिका में हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो 2 डिप्टी सीएम है, आखिर किन कारणों से उनको बनाया गया है? आप उसी ट्रैक पर रहिए, हम जरा घूम के आते हैं। 1 मिनट, हिमराज राम जी प्रवक्ता हैं जेडीयू से। हिमराज राम जी, अपराध के खिलाफ नीतीश कुमार का प्रहार लगातार जारी है, समीक्षा बैठक हुई है, लेकिन आप सवाल सुन पा रहे होंगे जो आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से आपकी तरफ तीर की तरह आ रहा है बहुत तेज में। हमें जरा ये बताइए कि जो इसे आखिरी प्रहार का नाम दिया जा रहा है, या फिर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस रोल के लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके के लिए जाने जाते हैं, उस तरीके में वो बिल्कुल उसी एक्शन में है, तो बात सही है? और इनका जवाब क्या है जो विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं? देखिए, सरकार पूरी तरह से अपराध के प्रति पूरी तरह से गंभीर है और सरकार पूरी तत्परता से एक एक पहलू को सूक्ष्म तरीकों से देख रही है। और आज की जो समीक्षा बैठक हुई, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई, सभी जगहों से रिपोर्ट लिए गए, सभी पदाधिकारियों से पूछताछ की गई, सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने स्तर से अपनी समीक्षा बैठक में अपने रिपोर्ट के साथ अपना मंतव्य भी दिए और सरकार ने उसको गंभीरता से लिया है। और जहां भी थोड़ी सी भी कमी अगर हो रही होगी तो इस समीक्षा बैठक के बाद सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और एक एक चीज से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, कमर कस लिया है। और हमारे एजाज भाई प्रवक्ता आरजेडी आरोप लगा रहे थे कि एनडीए गठबंधन के नेताओं के ऊपर और बीजेपी के नेताओं के ऊपर, तो मैं इन्हें साफ तौर पर आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन में किसी तरह का कोई मतभिन्नता नहीं है। और ये जो बैठक मंत्रिमंडल का प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं, और जब मुख्यमंत्री खुद बैठक में मौजूद है तो इस तरह के सवाल इनको नहीं करना चाहिए। और सरकार तो अपने स्तर से पूरी तैयारी के साथ है, कोई भी अपराधी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे, बच नहीं पाएंगे, वो जहां भी होंगे खोज कर निकाला जाएगा और एक एक चीज को बड़े सूक्ष्म तरीकों से खंगाला जा रहा है। हमें इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। 2005 से 2010 की बात हर लोग करता है, हर लोग यही, खासकर बीजेपी जब उधर रही या फिर आपके साथ रही। हम इस सवाल की ताकत को समझना चाहते हैं कि आखिर इस सवाल को लेकर उस जहन में जो भी चीज़ें चल रही थी और जो हिसाब से बिहार सरकार ने एक्शन उस समय लिया, उस बात को लेते हुए मुख्यमंत्री का एक नामाकरण और भी हो गया। मुख्यमंत्री सुशासन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों एक जैसे लगने लगे। आज के हिसाब से तब ये बात नहीं होती थी कि अपराध होगा तो पकड़ा जाएगा, तब बात ये होती थी कि अपराध होगा ही नहीं। तो ये सवाल विपक्ष अगर आपसे आज पूछ रहा है तो क्या गलत कह रहा है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है
कि सुनियोजित अपराध उसमें तो कमी आई है। जो संगठित गिरोह है उस पर तो नकेल कसे गए हैं। जो दुर्दांत अपराधी हैं उनको तो जेल में ठूसा गया है। लेकिन जो बातें हैं, कहीं छिटपुट घटनाएं जो घट रही है उस पर भी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। और जो घटनाएं घटती है अपराधी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके जेल में बंद करती है। इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। और एक सवाल और भी जवाब हम आपसे चाहेंगे। जब मीटिंग हो रही थी, जो आरजेडी पूछ रही, तो आरजेडी ये कहेगी कि नहीं भाई, आप एक तरफा सवाल करते हैं, एक तरफा ही जानना चाहते हैं, एक तरफा ही सब कुछ होता है। दो तरफा क्या होगा? दो तरफा ये होगा कि आरजेडी का एक सवाल है कि जब मीटिंग हो रही थी तो दोनों डिप्टी सीएम इस मीटिंग में क्यों नहीं थे? देखिए, मंत्रिमंडल का प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री होते हैं और जो ये सवाल उठा रहे हैं एनडीए गठबंधन में, ये दरार की बात कर रहे हैं और अविश्वास की बात कर रहे हैं। इस तरह के इनके सवाल इनके मन में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये चाहेंगे कि इस तरह के सवाल उत्पन्न हो, लेकिन इनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। एनडीए गठबंधन एकजुट है और एकजुट रहेगा और सरकार मिलजुल करके हम चलाते रहेंगे और पूरी तरह से सभी मामलों पर मुस्तैदी से काम करते रहेंगे। आपके कुछ सवाल मेरी जुबान से निकल गए और सवाल तब आप पूछा करते थे जब नीतीश कुमार के साथ आप लोग सरकार नहीं चला रहे थे। अब साथ में हैं तो सवाल अब साथ में हो गए। तो सवाल यही था कि क्या जो अभी आप कुछ तुलना करेंगे? हम ये नहीं कह रहे हैं कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार में जो कुछ भी हुआ, जो अपराध के आंकड़े थे, उस फिगर को लेकर आप बैठे। हम ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल, दूसरे और इस तरीके से नीतीश कुमार अब तक के कार्यकाल को क्या आप कंपेयर करके देखते हैं, या अभी भी आप लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पर ही केंद्रित हैं? नहीं विवेक जी, जो पुराना 90 से 2005 की स्थिति थी उसमें तो परिवर्तन हुआ है। मैं मानता हूं कि 2005 से 10 का जो समय था वो सबसे बेहतर समय था। उस समय अपराधियों में एक खौफ सरकार का था। जिस प्रकार से 3 लाख से ज्यादा अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिला करके और उसको जेल में बंद करने का काम किया गया था। लेकिन बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें बीच में जो है आरजेडी साथ होकर करके सरकार में आई। 2 बार अगर अपराध के ग्राफ अगर कुछ बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं वही 90 से 2005 के बीच वाले लोग सत्ता में आए, उसके कारण अपराधियों के मनोबल बढ़े। उन अपराधियों को लगा कि फिर हमारी सरकार आ गई, फिर हम जो है से हमको संरक्षित करने वाले लोग आ गए, जिसके कारण जो है से वो स्थितियां उत्पन्न हुई। लेकिन आज जब एनडीए की सरकार है, जिसके मुखिया मुख्यमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से समीक्षा बैठक कर रहे हैं, विधि व्यवस्था को जिस प्रकार से पुनर्स्थापित करने का उन्होंने कहा है कि सर्वोच्चता मेरी है विधि व्यवस्था को बनाए रखने, अपराधियों पर नकेल कसने का, इसकी कड़ी हिदायत उन्होंने देने का काम किया है। हां, मैं मानता हूं कि पुलिस कर्मियों की कुछ कमी है। 2,30,000 के करीब जो हमारे यहां स्वीकृत पद है, उसके खिलाफ आज 1,06,000 केवल पुलिसकर्मी है। उसमें भर्ती करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। चलिए, उधर से आपको कमी आया है। जमीन विवाद के कारण लगभग 60% कैबिनेट की मीटिंग में जो भी बातें सामने आई, उस पर हमने एक पूरा बुलेटिन ही पूरे ग्राफिक्स के साथ लगा रखा है। हमें जरा ये एक चीज बताइए जो हमारे कुछ डेटा में है, ये स्पीडी ट्रायल कोर्ट क्या बंद कर दिया गया है? नहीं, आज भी होते हैं स्पीडी ट्रायल। और आपको तो पता है कि कोई अपराधी अपराध कर करके बच नहीं पाता है। 24 घंटे के अंदर उसको खोज करके निकाला जाता है। हर्षवर्धन, हम ये सवाल जानना चाह रहे हैं क्योंकि इन्होंने तो कह दिया कि नहीं, स्पीडी ट्रायल कोर्ट बंद नहीं किया है। जो है कि वहां के न्यायाधीश महोदय को रेगुलर कोर्ट में स्थानांतरण कर दिया गया। स्पीडी ट्रायल कोर्ट क्या बंद कर दिया गया है? कांग्रेस के पास कोई सूचना है इसके बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे स्पीडी ट्रायल में सहयोग कौन करता है? सहयोग करती है पुलिस। पुलिस चार्जशीट फाइल ही नहीं कर पाती है नियत समय पे। चार्जशीट फाइल करने में तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, सरकार का दबाव हो जाता है, उसमें वो अपने चार्जशीट को दायर नहीं कर पाती है, तो स्पीडी ट्रायल वहीं रुक जाती है। स्पीडी ट्रायल्स वहीं पे पूरी तरीके से फिसड्डी साबित होने लगते हैं। कोर्ट चल रहा है कि नहीं? स्पीडी ट्रायल हो रहा है कि नहीं बिहार में? आप लोगों के पास क्या जानकारी? नहीं, देखिए, कोर्ट तो चल रहा है, लेकिन स्थिति तो ये है कि मामले आपके पुलिस तो वही है, शिथिलता तो वही है।
आप पे पुलिस के ऊपर कितने दबाव हैं और आप बहालियां करते नहीं हैं। बहालियां करते हैं, उन्हें सुविधाएं देते नहीं हैं। 8 घंटे ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को 16-16 घंटे ड्यूटी कराया जाता है। उनसे उम्मीद की जाती है कि आप सरकार यहाँ एक आरोप कांग्रेस की तरफ से ये भी है, व्यवस्था करेंगे। स्पीडी ट्रायल के जो मामले समझने वाली बात होगी। स्पीडी ट्रायल के जो मामले हैं, कितने ऐसे मामले हैं जो उस प्लेटफॉर्म पर रखे गए हैं? कोई आंकड़ा है आपके पास? देखिए, अब तो पहले से आप ये नहीं बताया कि भाई आंकड़ों के साथ उपस्थित होता है, होना है तो पूरे आंकड़ा के साथ नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर बता देना चाहता हूं, यूपीएससी टाइप वाला है ना आपके ये इंटरव्यू, यहाँ तो हर तरह का सवाल पूछा मैं बता रहा हूँ विवेक जी एक बात मैं बता रहा हूँ कि ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप उस समय लगाते तो ज्यादा अच्छा था जब 2005 से पहले घटनाएं घटती थी, FIR तक दर्ज नहीं होता। तो राम राज आ गया है ना, FIR भी दर्ज होते थे। 2005 अपराधियों को संरक्षण देते थे। चर्चा आज के तारीख में अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता। अपराधी पताल में भी छिपे होते तो उसे खोज कर बाहर निकाला जाता है और पुलिस कानून के हवाले करती है। आज अपराधियों को बचाने का काम नहीं होता है। आज अपराधियों को बख्शा नहीं जाता है। आज अपराधियों को 24 घंटे में गिरफ्तार करती है। ठीक है, 2005 से पहले थाने में बैठकर अपराधियों को सुरक्षा दी जाती थी। यही मौका मिलता है 20 मिनट में कुछ पूछ लेते हैं पॉलिटिकल पार्टियों से। हिमराज राम जी, स्पीडी ट्रायल की बात, उन आंकड़ों का जब जिक्र होता है तो थोड़ी देर के लिए, अगर 1-1.5 मिनट के लिए आपको छोड़ा, आपका तो तंत्र काफी विकसित है, आप तो कहीं से भी मोबाइल पे मंगा लीजिएगा, तो हम आगे बढ़ते हैं और आप कोशिश कीजिए, नहीं आप कोशिश कीजिए ना, क्योंकि देखिए एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, व्यवस्थाएं बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। आप स्पीडी ट्रायल वाला मंगा लीजिए और हमें सिर्फ 5 साल का आंकड़ा बता दीजिए कि स्पीडी ट्रायल में कितने मामले गए और कितने मामलों में पुलिस की तरफ से उसमें चार्जशीट दायर की गई या फिर उसमें सहयोग किया गया। हमें जरा इसके लिए आपको थोड़ा वक्त दे देते हैं, आप जरा मंगाइए कहीं से मोबाइल वगैरह से कीजिए और देखिए कुछ आता है कि नहीं। तब तक हम एजाज अहमद के पास जाते हैं। एजाज अहमद, बार बार आएगा ये सवाल आपके पास, जब जब क्राइम रिकॉर्ड और लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी तो 2005 से पहले लोग जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन विपक्ष का काम है कि अभी जो कुछ हो रहा है उस पर हम सवाल खड़े करें। हमें जरा ये बताइए, क्या आप लोगों के पास भी कोई ब्लूप्रिंट है जिसके माध्यम से आप सरकार को कहेंगे कि आप जो रास्ते पर चल रहे, जैसे आप लोग शराबबंदी के मामले में आते थे कि नहीं ऐसे काम करना चाहिए, ये काम गलत हो रहा है, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कई डिबेट इस पर हो गए। हम जानना चाह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका क्या सिर्फ सवाल खड़े करने की है या फिर वो कोई रास्ता भी सरकार को दिखाएगी? देखिए विवेक जी, हम लोग हमेशा रास्ता दिखाते रहे, लेकिन ये लोग जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते में कहीं ना कहीं इन लोगों को स्वयं ठोकर महसूस होता है, क्योंकि इन लोगों की आदत हो गई है पुरानी बातों को याद करना, पुरानी बातों के हिसाब से घिसी पेटे कैसेट को बजाना, जबकि वर्तमान में भाई ये बता दीजिए ना, आपको कुछ टास्क दिए, आपको CW दिए हैं। अरे हिमराज राम जी, आपको CW अभी दिया गया, क्लास वर्क दिया गया है, होमवर्क वाला मत कांगे, क्लास आप मंगवा लीजिए। वर्तमान में स्थिति यह है कि आपने देखा होगा दरभंगा में जिस तरह से लोमहर्षक हत्या हुई एक राजनेता के पिताजी की, और उसके दूसरे ही दिन जिस तरह से छपरा में हत्या हुई और 2 बेटी और एक पिता की, वो भी लोमहर्षक। इन घटनाओं पर इन लोगों की संवेदना कितनी मर गई है। आप ब्लूप्रिंट बताइए एजाज भाई, ब्लूप्रिंट बताइए, क्या है ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट सबसे पहले तो ब्लूप्रिंट ये है कि जो भर्तियां रिक्त हैं उन भर्तियों को ये कब पूरा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पर्चा लीक करवा करके कहीं ना कहीं भर्ती नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा हमारे कार्यकाल में जो भर्ती का कहीं ना कहीं कार्यक्रम तय किया गया था, इसी बीच में इन लोगों ने साजिश करके सरकार को बदलने का काम किया, और सरकार जिस दिन से बदली है उस दिन से जो गृह विभाग में 1.5 लाख के करीब रिक्तियों को भरने का प्रक्रिया शुरू हुआ था उसको रोक रखा गया है, और जिनको माध्यम बना करके ये रिक्तियों को आगे बढ़ाना चाह रहे थे वो कहां पहुंच गए हैं सबको पता है। ये जो वीक सरकार चलाने वाले लोग हैं, पर्चा लीक करवा करके ना तो सिपाही भर्ती करना चाहते हैं, ना दरोगा भर्ती करना चाहते हैं, ना अन्य
ठीक है, यानी आपको लगता है कि जो पद हैं वो खाली पड़े हैं, ऐसे में कैसे काम चलेगा? खासकर पुलिसिंग और पुलिस की भी यहां पर कमी है, ये आरजेडी का कहना है। ब्लूप्रिंट में एक ही सवाल बराबर इस पर जोर दे रहे हैं कि जब लोग नहीं रहेंगे, ताकत नहीं रहेगी, तो आप क्या समाधान निकाल पाएंगे? यहां पर हिमराज राम को हमने थोड़ा वक्त दिया था, हमने कहा था कि भाई आप मोबाइल का यूज कीजिएगा, कुछ मंगवाइएगा। कुछ आया हिमराज राम जी? नहीं आ सकता है, इन नहीं आ लोगों के पास सकता। अभी अरे रुकिए एजाज अहमद, आप मेरे पास इन जो लोगों के रिपोर्ट पास है, कोई आंकड़ा नहीं है। अगर वक्त होता तो मैं ये सब लोग इनके काम सामने नहीं किए रखता। हैं। अब मैं, लेकिन काम मैं किए एजाज होते, भाई ये जरा लोग गंभीरता से करते। सुन लीजिए। ये अरे वर्ष 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर एनसीआरबी की रिपोर्ट का मैं खुलासा करता हूं, संज्ञेय अपराध का दर 422 है और बिहार में कुल संज्ञेय अपराध की दर 277 है। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिवेदित संज्ञेय अपराध की दर में तुलना बिहार में अपराध दर का भी चलिए ये पूरा डेटा है हम लोग के पास। देखिए ये डेटा है, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है ना, वो पूरी तरह से सबके ना किसी को बचाते हैं। ठीक है कितने को? अरे तो सभी राज्यों में ठीक है। श्रेयाशीष वर्धन कुछ कहना चाहते हैं। श्रेयाशीष वर्धन 30 सेकंड का वक्त है, वाइंड अप करेंगे इसके बाद। श्रेयाशीष वर्धन। नीतीश जी ने अपना पूरा स्पीडी ट्रायल का जो जोर है वो शराबबंदी में लगा रखा है। ये बातें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ठीक है शराबबंदी आपकी अच्छी नीति थी लेकिन वो फेल हो गई। लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत है कि आज बिना आंकड़ों के अगर ये लोग भारतीय जनता पार्टी जदयू के लोग अगर बिना आंकड़ों के साथ आप लोगों के डिबेट में आ जाते हैं तो ये सबसे पहले आप वाली बात पर भी है कि आप तो कोई निकाल देते, आप भी लिस्ट निकाल देते। लेकिन हाँ, जितने भी प्रवक्ता हमारे इस डिबेट शो में आते हैं, आप लोग तैयारी करके आया कीजिए, डेटा लेकर आया कीजिए, क्योंकि शब्द हमारे पास बहुत सारे हैं। डेटा रहे तो कुछ तरीके की बात हो, जो डेटा हमारे पास उपलब्ध होते हैं वो सटीकता के साथ हम सामने रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं बिहार का लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो जाए, मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक से कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।